فأنت خير अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिवीजन सीरीज़ का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाइज। ठीक है जी, सर्जिकल सप्लाइज में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, तब तक ये बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं। सर्जिकल सप्लाइज में हमने इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे, सूचर्स और ड्रेसिंग्स जो है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये सर्जिकल सप्लाइज में आती है। ठीक है जी, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें? उसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, अबाउट यूटिलाइजेशन, स्टोरेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सर्जिकल सप्लाइज। इसके अलावा इन्वेंट्री जो है ना वो उसको मैनेज करना, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि इतने पाकिस्तान में क्या इतनी जो वाइड रेंज इन्वेंट्रीज है उसको मेंटेन करना कहीं भी बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल जो है ना वो किस किस्म के सर्जिकल सप्लाईज जो है ना वो डिमांड करते हैं, तो वो आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, सर्जिकल ड्रेसिंग जो है ना वो उसके कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हम देख लेते हैं कि हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया जो है ना उसको उससे प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन को, मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, केमिकल डिग्रेडेशन और मैकेनिकल डैमेज उससे प्रिवेंट करती है, और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है ना वो इम्प्रूव करती है। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम इवनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इवनिंग 2 दिनों से निगलेक्ट हो रही है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना स्टूडेंट्स की नहीं हो पा रही, तो इसलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इवनिंग से स्टार्ट करेंगे। जब इवनिंग के स्टूडेंट्स जिनकी प्रेजेंटेशन है वो ज्वाइन कर लें तो मुझे बता दें, तो मैं वहाँ पर ही यस सर। कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप इवनिंग से हैं? यस जी सर। सर। अच्छा, यस सर। चलें, बस मुझे सर 2 मिनट बस और बोलने दें, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको ये कहता हूँ। ठीक है जी, जस्ट ओके सर। ओके। उसके बाद जो है ना हमने फिर प्राइमरी वुंड की टाइप्स जो है ना वो हमने देखी, डेसिकेटेड वुंड है, एक्सुडेटिव वुंड है, और फिर उसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई कि किसमें डेसिकेटेड वुंड्स में ड्राइनेस ज़्यादा होती है और एक्सुडेटिव वुंड जो है ना उसमें मैसेरेशन होती है। ठीक है जी, प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग में हमने प्लेन गॉज पढ़ी, और प्लेन गॉज के जो डिसएडवांटेजेस थे वो इम्प्रेगनेटेड गॉज जो है ना उसने वो कन्वर्ट हो गए उसके इम्प्रेगनेटेड गॉज के एडवांटेजेस में। फिर इसी तरह जो है ना हमने एक और फिल्म ड्रेसिंग जो है ना वो इसमें पड़ी प्राइमरी ड्रेसिंग में, और फिर सेकेंडरी ड्रेसिंग की बात की तो उसमें एब्जॉर्बेंट्स हैं। सर्जिकल कॉटन जो है ना उसमें वो यूज़ होती है, एब्जॉर्बेंट नेचर की होती है, नॉन एब्जॉर्बेंट नेचर की होती है। और इसके अलावा मैंने आपको रेयन जो है ना, जो प्रोसेस्ड या जी प्रोसेस सेलुलोज जो है ना उसके बारे में आपको बताया कि वो कैसे जो है ना उसकी प्रोडक्शन होती है और उसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसमें विस्कोस रेयन आपकी बुक में लिखा है, इसके अलावा मोडाल है, और लायोसेल जो है ना वो भी रेयन की टाइप्स है। फिर हमने सर्जिकल गॉजेस देखी, ठीक है, सर्जिकल गॉजेस की कंपोजिशन क्या होती है, और उसके अलावा वो किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं, फिल्मेटेड गॉज क्या होती है, और इसके अलावा मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज, ये मैंने आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया था। इसमें मैंने आपको आइडोफॉर्म बताया और पेनरोज ड्रेन का बताया, और उसके बाद सर एक्सक्यूज मी सर, बच्चे वेट कर रहे हैं, आप अलाउ कर दो उन्हें। आई एम सॉरी, मैंने तो सबको अलाउ किया हुआ है, ये दोबारा से ऐसे हो गया। ओके
ठीक है जी। सर्जिकल ड्रेन्स और वुंड के बारे में आपको बताया था कि ओपन ड्रेन जो हम पेनरोज ड्रेन जो करते हैं, प्लास्टिक की जो है ना वो टिप होती है जो हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं वुंड में, और क्लोज में उसमें बॉटल। ठीक है, मैं मुंडे ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। जी ओके, फिर सैल्वेज एज ड्रेन थी, गॉस पैड्स थे और लेप्रोटोमी स्पंज। ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, फिर आप लोग रेडी हैं? यस सर। यस सर। जी सर। स्टार्ट करूं? जी जी यस यस करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My name is Afifa Mumtaz and the topic I am going to present is distribution of surgical supplies. एक मिनट First बच्चे। of all, हिरा मुमताज नहीं, आप इवनिंग से तो नहीं है? sir evening से हूँ, अफीफा मुमताज। अच्छा अफीफा मुमताज, सॉरी, ठीक है जी सर। जी सर। सर सर्जिकल सप्लाईज इंक्लूड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें सुचर्स होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं और लगेजर्स होते हैं। इसमें हमारे पास फार्मासिस्ट के जो है वो 2 रोल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो रोल होता है वो ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना सर्जिकल सप्लाईज को कि ये आइदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सुचर्स हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं या लेगेजर्स हैं। फिर उसकी यूटिलाइजेशन कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे यूज़ करना है, सुचर्स को कहाँ पे यूज़ करना है, सर्जिकल लेगेजर को कहाँ पे यूज़ करना है और ड्रेसिंग को कहाँ पे यूज़ करना है। देन उसके बाद जो सर्जिकल सप्लाईज होती हैं उसकी जो इन्वेंट्री होती है वो बहुत ब्रॉड होती है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डिमांड जो है वो सर्जिकल सप्लाईज को रखा जाता है, सारी सर्जिकल सप्लाईज को जो है वो नहीं रखा जाता। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। मेरा माइक बंद होता है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहला जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो राइट साइड पे वो सर्जिकल सुचर्स है और नीचे सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके सर। ओके इसमें हमारे पास जो फार्मासिस्ट का जो हमारे पास मेजरली वो 3 चीज़ों में काम करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ऑपरेशन रूम सप्लाईज और सुचर्स और लिगेजर्स। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास जो है वो मेजरली 2 टाइप्स ऑफ वुंड्स होते हैं, डेसिकेटेड वुंड होता है और एक्सुडेटिव वुंड होता है। और जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं वो हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं दोनों तरह के वुंड्स के लिए। जो हमारे पास डेसिकेटेड वुंड होता है उसके लिए हमें मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और जो हमारे पास एक्सुडेटिव वुंड होता है उसके लिए एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाली जो है हमारे पास ड्रेसिंग चाहिए होती है। कहते हैं बेसिकली ये सर्जिकल कॉजेज है, एब्जॉर्बेंट कॉजेज एक्चुअली ये नॉन एब्जॉर्बेंट होती हैं बिकॉज़ दे आर प्रिपेयर्ड। नहीं खौला, अभी आपकी बारी नहीं है, अभी जो है ना मैंने इस दफा इवनिंग क्लासेस स्टार्ट किया है। Oh, I'm sorry सर, मैं वो वैसे बोल रही थी, मुझे नहीं पता था मेरा माइक ऑन था। अच्छा नहीं, ये माइक सबका ऑन है, ठीक है। Oh sorry। इट्स ओके, चलिए कंटिन्यू करें अफीफा मुमताज। जी सर। उसके बाद जो हमारे पास जो डेसिकेटेड वुंड होता है उसमें ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग जो है वो नहीं होती है, स्कारिंग हो जाती है। इसलिए हमें जो है वो ड्रेसिंग जो प्रोवाइड करनी होती है उसके लिए हमें मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वहाँ पे टिश्यू जो है वो रिपेयर हो सके। और जो हमारे पास एक्सुडेटिव वुंड होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाला ही ड्रेसिंग चाहिए होती है ताकि वो जो ड्रेनेज है जो हमारे पास उसको प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो हमारे पास केमिकल, फिजिकल और माइक्रोबियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं इनमें होता है कि हमारे पास जो वहाँ पे वुंड होता है वहाँ पे ऑटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती हैं जो हमारे पास हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा मॉइस्चर होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ प्रमोशन कराता है जो। तो हमारे पास जो ड्रेसिंग होती है वो हमने ऐसी करानी होती है जो हमारे पास मिडल मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी ना हो जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली पिक्चर है ये हमारे पास एक्सुडेटिव वुंड की है और जो दूसरी वाली पिक्चर है ये डेसिकेटेड वुंड की है। सर नेक्स्ट। ओके उसके बाद हमारे पास जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं ये फैसिलिटेट करती हैं और प्रमोट करती हैं ऑटोलिसिस को, कंप्रेशन को, हेमोस्टेसिस को। इसके अलावा वुंड को सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, पेन को कम करती हैं और इसके अलावा अपीयरेंस को वुंड साइड की जो है वो सही करती हैं।
इसके अलावा कॉस्ट को भी कम करती हैं। इसके अलावा जो हम टाइप जो है इसकी ड्रेसिंग की वो इसको जो है वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो उसकी बेसिस पे करते हैं कि नेक्रोटिक टिश्यू क्या है, उसकी प्रेजेंस कैसी है, साइट ऑफ इंजरी क्या है और टिश्यू रिपेयर हमारे पास कैसा हो रहा है। तो इसकी टाइप्स की बेसिस के ऊपर जो हमारे पास प्राइमरी वूंड ड्रेसिंग्स जो होती हैं वो कांटेक्ट करती हैं वूंड को डायरेक्टली और इनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करती हैं और इसके अलावा एडहेरेंट भी कराती हैं सेकेंडरी ड्रेसिंग टू दी वूंड को। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं उसमें पहली आ जाती है प्लेन गॉज। जो प्लेन गॉज होती है इसकी एक्सुडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो जो स्किन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक्ट हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ की जो है इस वजह से जो प्रिवेंशन कराती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक ये होता है कि हमारे पास ये स्किन क्लीन और इंसाइज्ड वुंड्स के साथ स्टिक नहीं करती। इंसाइज्ड वुंड्स होते हैं हमारे पास जो हमारे पास सर्जरी के दौरान जो है वो नाइफ के साथ हम कट लगाते हैं जो वुंड्स के साथ, जिनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन उनकी जो नोक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको इंसाइज्ड वुंड्स कहते हैं। और रिमूवल जो है हम इनकी कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फेयर ग्रोथ साइड रिमूवल से हम इनको कर सकते हैं। और नॉर्मल सेलाइन जो है हम अगर हम लगाएंगे तो इनकी जो स्टिकीनेस है वो कम हो सकती है। दूसरी आ जाती है इम्प्रेगनेटेड गॉज। इम्प्रेगनेटेड गॉज जो है इसमें हमारे पास कॉटन रेयन और सेलुलोज एसिडेड गॉज जो होती है इसको हम इम्प्रेगनेट कर देते हैं विद अ लेयर ऑफ पेट्रोलियम, पैराफिन और वेसलिन के साथ। और इसका जो यूज़ होता है ये स्टिकिंग नहीं होती, मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, एवेपोरेशन नहीं होती इसके अंदर, स्कारिंग भी नहीं होती, टिश्यू जल्दी रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब इसके साथ हम इसके साथ सेकेंडरी ड्रेसिंग को अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाती है, इसकी थिक लेयर होती है और पैथोजन की भी एंट्री नहीं होने देती। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिल्म ड्रेसिंग्स। फिल्म ड्रेसिंग्स की कॉम्पोजिशन के अंदर पॉलीयूरेथेन आ जाती है विद एक्रेलिक और पॉली ईथर एडहेसिव्स। ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट, ऑक्लूसिव और सेमी ऑक्लूसिव होती हैं। इसकी बेनिफिट्स में हमारे पास ये होता है कि इनकी वॉशिंग ईजी होती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास जो हीलिंग स्टेजेस होती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती हैं। तो इसके अलावा ये वूंड के साथ स्टिक नहीं होती लेकिन इनकी जो एडहेरेंस स्किन के साथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये इवेपोरेशन को प्रमोट करती हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम इनको टाइमली रिप्लेस नहीं करते, इनको रिप्लेस करना पड़ता है तो हमारे पास जो है वो रिंकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल चैनल्स जो हैं बन जाते हैं जो जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। सर नेक्स्ट पार्ट अक्सा का है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अक्सर रियाज एंड द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास बेसिकली वो किसी भी वॉन्ड के जो एक्सुडेट होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी आती है सर्जिकल कॉटन की। सर्जिकल कॉटन में भी दो तरह की कॉटन आती है, एड्सॉर्बेंट और नॉन एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और नॉन एड्सॉर्बेंट में भी दो टाइप्स होती है, नॉन एड्सॉर्बेंट अनब्लीच्ड कॉटन और नॉन एब्सॉर्बेंट ब्लीच्ड कॉटन। जो हमारे पास नॉन एब्सॉर्बेंट अनब्लीच्ड कॉटन होती है ना वो एक रॉ कॉटन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हमने मैकेनिकली ट्रीट किया हुआ होता है और उसमें से डर्ट पार्टिकल्स हटा के उससे लेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मली कॉटन हमें स्टोर से मिलती है। लेकिन ऐसा जिसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ डर्ट रिमूव करते हैं और ना लेयर्स बनाई हुई होती हैं। जो हमारे पास ब्लीच्ड कॉटन होती है ना वो भी रॉ से ही बनती है और उसका भी डर्ट रिमूव करके लेयर्स बना के उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस हम ये करते हैं कि हम इसमें नेचुरल ऑयल्स और वैक्सीज वगैरह जो होती है ना वो भी रिमूव करते हैं, ठीक है। इसकी जो सिल्की फील होती है ना इन इट्स को
जी अक्सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मुझे आवाज नहीं आ रही। अक्सर जरा जी सर, हमें भी नहीं आ रही सही। हाँ इनसे के जरा खामोश हो जाइए। अक्सा, हाँ तो इन्हें फोन करके बताएं कि इनके आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट सर कनेक्शन। स्लाइड चेंज कर दीजिए, मैं कब से बोल रही हूँ। अच्छा आप ये बोल रही हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या बोल रही जी हैं। नहीं सर। अच्छा चलें जी, ये स्लाइड चेंज हो गई। अच्छा वो जो अभी आपने बोला था ना कि ये नॉन एब्जॉर्बेंट अनब्लीच्ड कॉटन जो है ना वो मार्केट में हमें जो हम कॉमन यूज के लिए लेते हैं वो ये नहीं है, वो एब्जॉर्बेंट कॉटन है एक्चुअली। ठीक है जी। ओके सर। सर इसमें लेयर्स की बात की हुई थी ना, तो मुझे लगा लेयर्स तो उसी में होती हैं। तो नहीं, वो एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है ना वाइट कलर, वो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है जो हम लेते हैं। ठीक है चलें, ओके अब मैं सर। आपको ये नेक्स्ट ओके पिछली स्लाइड दिखानी थी। सॉरी 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 सॉरी। जी सर, सर्जिकल गॉज। सर सर्जिकल सर्जिकल गॉज को हम एब्जॉर्बेंट गॉज भी बोलते हैं जी। सर। ये क्या करती है, ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है जो भी एक्सुडेट से निकल रहा होता है। ठीक है, इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो काफी अच्छी होती है। इसको भी रॉ कॉटन से ही बनाया जाता है, उसको क्लीन करके या उसको स्पिन करके या ट्विस्ट करके ना फाइबर्स को इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, और फिर जो थ्रेड होते हैं ना उसको हम सी देते हैं एक मैश लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो कि हमारे पास इन एन ओपन क्लॉथ दैट इज ग्रे इन अपीयरेंस इन नॉन एब्जॉर्बेंट, जो कि दिखने में ग्रे होता है। ठीक है, इसको हम ब्लीच करके व्हाइट करते हैं। द गॉज आफ्टर सच ट्रीटमेंट इज कट इनटू लेंथ्स। उसके बाद हम इसको डिफरेंट लेंथ्स में काट देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, रोल कर देते हैं या इसकी पैकेजिंग कर देते हैं। गाज को जो होती है हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैश नंबर। ठीक है, मैश नंबर क्या होता है, ये होता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच के, पर इंच में कितने थ्रेड्स मौजूद हैं। क्लोज में सर्जिकल गॉज प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर प्रोटेक्शन। ये ज्यादा प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इसमें क्रिस क्रॉस फैशन में ना अरेंज किया हुआ था हमने थ्रेड्स को, जो कि इंटेंगल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और स्ट्रेंथ जो होती है ना अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। द अदर यूज सच एज प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग, एड्जॉर्बेंट की इसके यूजेस हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, एड्जॉर्बेंट सेकेंडरी ड्रेसिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, एंड लार्जर ड्रेसिंग्स टू एब्जॉर्ब प्यूरुलेंट मैटर और अदर ड्रेनेज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर मोर एड्जॉर्बेंट गॉज एंड हैविंग अ मोर ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, वही डिफरेंट फॉर्म्स के पैड्स आते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में भी आते हैं, एंड ड्रेसिंग्स आर मेड फ्रॉम सर्जिकल गॉज से ही हम डिफरेंट टाइप की चीजें बनाते हैं लाइक पैड्स, या उसी को कंप्रेस कर लेते हैं। इसको अकेले अगर हम यूज करें तो हम इसको कॉटन के साथ कंजक्शन में टिश्यू पेपर के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है फिल्म फिल्मेटेड गॉज। फिल्मेटेड गॉज जो होती है ना इज फोल्डेड एब्जॉर्बेंट गॉज विद अ थिन इवन फिल्म ऑफ कॉटन और रायोन डिस्ट्रीब्यूटेड वन ईच लेयर। ये भी लेयर्स की फॉर्म में, इसकी डिफरेंट लेयर्स जो होती है ना वो रीअरेंज होती है। इसकी लेयर्स बनाने से क्या होता है कि इसको इस कॉटन पैड को एक खास किस्म का वॉल्यूम मिल जाता है, एंड गिव्स एक्सटेंसिव ड्रेसिंग, और हमें ड्रेसिंग के लिए अच्छा एरिया मिलता है। इट प्रोसेस क्विक एब्जॉर्प्शन एंड अनयूजुअल सॉफ्टनेस। जब हम इसको लेयर्स बनाते हैं ना तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ज्यादा, जो है ना एब्जॉर्ब करने के लिए इन कांटेक्ट आता है एरिया, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन क्विक होती है और अच्छी होती है। नेक्स्ट है नॉन वोवन सर्जिकल स्पॉन्जेस। नॉन वोवन सर्जिकल स्पॉन्जेस आर अल्टरनेटिव टू वोवन कॉटन स्पॉन्जेस फॉर यूज इन, इसको भी ये यूज ही लिखा हुआ है इसका बस कि हम वॉन्ड क्लिनिक में यूज करते हैं, ड्रेसिंग में यूज करते हैं, टिश्यू हैंडलिंग स्पॉन्ज में यूज करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, इसका भी यही है कि ये क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती है, इसलिए इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन देती है कॉटन गॉज की निस्बत। ठीक है, स्पेशल नॉन वोवन स्पॉन्जेस आर आल्सो अवेलेबल। द प्री-फेनेस्ट्रेटेड स्पॉन्ज इज यूज्ड फॉर आईवी ट्यूबिंग और ड्रेन ड्रेसिंग प्रोसीजर्स। इसके लिए प्री-फेनेस्ट्रेटेड स्पॉन्ज होती है आईवी ट्यूबिंग और ड्रेन ड्रेसिंग प्रोसीजर्स के लिए यूज होती है।
नेक्स्ट इज मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज। मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज का सेकंड नेम है एंटीसेप्टिक सर्जिकल गॉज और इसका यूज लिमिटेड होता है इसके ऊपर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द थेराप्यूटिक एजेंट्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेटेड गॉज और सबसे कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं आयोडोफॉर्म गॉज इन पेनरोज ड्रेनेज गॉज। जो आयोडोफॉर्म गॉज हमारे पास होती है इसमें हमने 5% आयोडोफॉर्म लिया हुआ होता है and is used largely as a packing or drainage material। जो पेनरोज ड्रेन होती है ना उसको हम ड्रेनिंग सर्जिकल वाउंड्स के लिए यूज करते हैं उनको ड्रेन करने के लिए। नेक्स्ट इज सेल्वेज एज गॉज स्ट्रिप्स। सेल्वेज एज गॉज स्ट्रिप्स होती है ना ये डिफरेंट वॉल्यूम्स में अवेलेबल होती है लाइक 1/4 to 2 inches are woven for use both as packing strips in surgery of nose and sinuses, nasal hemostasis, etc., and as drainage wicks in the treatment of boils, abscess, fistulas, and other draining wounds. The level-proof selvage edges on both sides eliminate all those threads. These gauze are available as non-medicated or medicated and sterilized. तीन forms में available होती है medicated, non-medicated, and sterilized. The sterilized gauze is packed in polystyrene containers। इसको polystyrene के container में हम पैक करते हैं। Gauze pads or sponges। Gauze pads or sponges are folded square of surgical gauze to cut gauze edge or loose threads are exposed. This prevents loose fiber from entering the wound. The pads are folded such that each size may be unfolded to larger sizes without exposing cut edges or loose threads. Sterilized packages of these frequently used all gauze sponges are available. सर नेक्स्ट कीजिएगा। जी सॉरी, ये क्या है बच्चे? सर आईवी ट्यूबिंग। नहीं नहीं, ये वो आपने जो बताया ना अभी, वो ड्रेन का बताया, एक ओपन ड्रेन होता है एक क्लोज ड्रेन होता है। ये राइट साइड पे ये पेनरोज ड्रेन है, ठीक है जी। ओके सर। और ये क्लोज ड्रेन है, इसमें बॉटल से जो है ना वो आप ये चेस्ट या एब्डोमेन से जो फ्लूइड होता है ना वो आप स्टोर करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं इसमें। ओके सर, ओके सर। एक्सरे डिटेक्टेबल गॉज पैड, इसमें हमने बैरियम सल्फेट इंसर्ट किया हुआ होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, सॉफ्ट होता है और दे रिमेन परमानेंटली डिटेक्टेबल बिकॉज दे ईदर डिटेरियोरेट इन द बॉडी। ये हम इसको हम किसी भी वक्त पर डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बॉडी में गए उन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली, डिटेरियोरेट होगी, एज इट इज रहते हैं। और अगर आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कंटेन अ नॉन एब्रेसिव विनाइल प्लास्टिक मोनोफिलामेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। इनमें विनाइल प्लास्टिक मोनोफिलामेंट से ये बने हुए होते हैं जिसको हम एक्सरे के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। Dressing combines. The dressing combines are designed to provide warmth, protection, and to absorb large quantities of fluid drained from incision or wound. Each combine consists of a non-woven fabric cover enclosing fiber with or without absorbent tissue. जो भी आपने लेयर बनाई हुई होती है उसके अंदर इनक्लोज्ड हो सकता है एब्जॉर्बेंट टिश्यू। अच्छा, इनक्लोजिंग मुझे कवर ये भी बताएं हो भी सकता है। आपने बैंडेजेस भी आप ही ना करने हैं कवर? नहीं सर, बैंडेजेस मेरा टॉपिक नहीं है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये एक लेप्रोटमी स्पंज रह गई, ये इजी है, और बाकी जो है उनके नेम्स थे सबके, ठीक है ना जी। थैंक यू सर। यू वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़ जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम हफ्सा सईद है, रोल नंबर 4। ठीक है जी, स्टार्ट करें। बैंडेजेस। ओके, बैंडेजेस हमारे पास प्रेशर और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं, इनइलास्टिक, इलास्टिक और रिजिड। जो गॉज रोलर बैंडेज होती हैं हमारे पास लाइट वेट होती है, लाइट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और एक ही कॉन्टिन्यूस पीस जो होता है वो टाइटली रोल हुआ होता है। जो मुस्लिम बैंडेज रोल होती है हमारे पास हैवी और अनब्लीच्ड मटेरियल होता है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है और ये हमारे पास इस वजह से इसको ना रेगुलर गॉज बैंडेज की निस्बत जो है ना ये मतलब सेम वेट की होती है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है और स्प्लिंट्स और बल्कि कंप्रेशन ड्रेसिंग्स को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो इलास्टिक बैंडेज होती है ये हमारे पास मुस्लिम बैंडेज रोल या फिर गॉज रोलर बैंडेज के साथ ही जो है हम पॉलीमर्स को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। ट्रायंगुलर बैंडेज हमारे पास जो होती है, जो मुस्लिम बैंडेज रोल होती है को छोड़ के आप ऑर्थोपेडिक पे आ जाएं।
ओके जो ऑर्थोपेडिक होती है हमारे पास इमोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे पास ब्रोकन बोन्स होते हैं उनके लिए होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लास इसके अंदर जो है वो डला हुआ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम फाइबर ग्लास के साथ इम्प्रेगनेट करते हैं तो ये ऑर्थोपेडिक बैंडेज बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये स्प्लिंट्स को और करेक्टिव ब्रेसेस को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में जो होता है वो जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको हम फाइबर ग्लासेस से इम्प्रेगनेट कर देते हैं, जो बाद में कूलिंग करने पर रिजिड हो जाता है। जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये इंडिविजुअली जो है पैकेजिंग में भी मिलता है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसकी जो कास्टिंग होती है और लाइट वेट होती है। नेक्स्ट मुझे कास्ट मटेरियल्स बता दें, कौन कौन से हो सकते हैं कास्ट मटेरियल्स? पॉलिएस्टर, फाइबर ग्लास, पॉलिएस्टर और फाइबर ग्लास। पॉलिएस्टर, फाइबर ग्लास और ये आपका पॉलिएस्टर प्लास्टर कॉटन, ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ प्लास्टर पेरिस और फाइबर ग्लास ये आपके पास, या पॉलिएस्टर कॉटन, ये तीनों जो हैं वो कास्ट मटेरियल्स हैं। अच्छा, ये स्टॉकिनेट बैंडेजेस नहीं बताने की जरूरत, कास्ट पैडिंग्स भी नहीं, एडहेसिव टेप्स आप ही कही है? जी सर। जी, ये एडहेसिव टेप बताइएगा। एक्राइलेट एडहेसिव से स्टार्ट कीजिएगा। ओके एक्रिलेट एडहेसिव हमारे पास बैकिंग मटेरियल के लिए इसको यूज़ करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग एप्लीकेशंस के दौरान इसको यूज़ करते हैं। स्किन ट्रॉमा को रिड्यूस करता है। ये नॉन वूवन होता है और इसलिए हमारे पास हाइपर एलर्जेनिक होता है। इसके अंदर एक ही पॉलीमर यूज होता है, बेसिकली मोनोपॉलीमरिक होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये जो इसकी एक्रेलिक होती है ये हीट रेजिस्टेंट होती है, लाइट रेजिस्टेंट होती है, इसलिए ज़्यादा अच्छी जो है वो इसकी एक्सीलेंट शेल्फ लाइफ होती है और इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सर। ओके जो एक्रेलिक एडहेसिव होती है ये लॉन्ग टर्म एडहेसिव प्रोवाइड करता है। जो इसका पोरस बैकिंग मटेरियल होता है वो रेयन टैफेटा होता है, जबकि जो इसकी एक्रेलिक एडहेसिव होती है वो परमेएबल होती है, वाटर वेपर से और नॉन ओक्लूसिव होती है और हाइपोअलर्जेनिक होती है। और ये हमारे पास जो रेयन टैफेटा होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और लाइट ड्रेसिंग एप्लीकेशंस के लिए भी जो है वो लिटिल स्ट्रेंथ के साथ अच्छी एफिक्सिंग कर देता है। रबर प्लेट जैसे हमारे पास जो है वो बैकिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी। क्लॉथ बैग और प्लास्टिक बैग रबर एडहेसिव्स के तौर पे ये मिलते हैं और इसके हमारे पास इसके अंदर मिक्सचर जो होते हैं एलास्टोमर सर। नेक्स्ट। ओके सॉरी। इलास्टोमर हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास पेल क्रीप होता है और सिंथेटिक में हमारे पास पॉलीमर्स ऑफ एसोब्यूटाइलिन, एल्काइल, एक्राइलेट और सिमिलर मटेरियल्स। एडिशनल मटेरियल जो इसके अंदर हो सकता है वो रोजिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, फिलर्स वगैरह। फार्मासिस्ट को जो है वो चाहिए कि वो पेशेंट को जो क्या कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में जो है वो बता दें। ये वैसे तो कम एलर्जिक होता है, लेकिन अगर एलर्जी हो जाए तो इसके अंदर चांसेस जो मैकेनिकल इरिटेशन वगैरह के होते हैं और केमिकल इरिटेशन के बहुत कम होते हैं। इससे ज़्यादातर एडवर्स मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, इरिथीमा, एडीमा, पेप्यूल्स और वेसिकल्स वगैरह। इसलिए इसको हम देखने के लिए पैच टेस्टिंग वगैरह पहले कर देते हैं ताकि पता चल सके कि पेशेंट सेंसिटिव है कि नहीं। ग्रेट, ठीक है। अब हाइड्रोजेल्स। Assalamualaikum. My name is Ayman Shafiq and my topic of presentation is combined primary secondary wound dressings. Okay. These are composite dressings वो होती हैं जिनकी जो है ना वो several parts होते हैं, several layers होती हैं। इसके आगे हमारे 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोजेल्स हैं, हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स हैं और कैल्शियम एल्जिनेट है। हाइड्रोजेल्स ये होते हैं हमारे पास के ये क्रॉस लिंक हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं लाइक पॉलीएक्रामेट, क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन्स, और ये करते क्या है कि ये सेमी परमेएबल होते हैं जिसकी वजह से ये एवेपोरेशन प्रोवाइड करने की वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट देते हैं और ये हेयरी एरिया से भी यूज हो सकते हैं और वहाँ पे जो है मतलब बाल खींचने की वजह से जो दर्द होता है वो इनमें नहीं होगा। और आगे हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स हैं। हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स के अंदर हमारे पास जो है ये ओक्लूजन और एब्जॉर्बेंसी प्रोवाइड करते हैं। ओक्लूजन होता है क्लोजिंग ऑफ ब्लड वेसल या होलो ऑर्गन्स होता है, और एब्जॉर्बेंसी होता है मतलब वो जो भी एक्सोडेट वहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करके वोन को ड्राई करना। जब वोन ड्राई होता है तो वो हमारे पास जो है वो जल्दी हील होता है। तो ये हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो आयंस होते हैं वो सॉल्वेटेड शेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। जब ये मैस जो है वो स्वेल करता है, मैस स्वेल करने की वजह से जो है वो एब्जॉर्ब जो भी वहाँ पे एक्सोडेट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो इसके अंदर मटेरियल मोस्टली यूज करते हैं वो क्राया गम, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पैक्टिन और पॉली आइसोब्यूटाइलिन यूज करते हैं।
यहाँ इनके जो हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है कि ये हमारे पास जो है वो वेट सरफेस, मतलब जो वुंड होता है वो वेट होता है, वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी ये जो इनकी स्टिकिंग कैपेसिटी होती है ये कम होना शुरू हो जाती है, जो आइसोब्यूटाइल होता है क्योंकि मॉइस्चर के साथ जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो जब इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, मतलब स्टिक करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ये मैक्सिमम जो फ्लूइड को है एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर जो है ये स्टिक नहीं कर सकेंगे उसके साथ, वुंड के साथ। जो रिमूव करने के बाद जेलेटिनस मैस जो है वो उसके ऊपर रह जाता है, जो कि बाद में हम इरिगेट करके उसको क्लीन कर सकते हैं। और लेकिन इनका ये ड्रॉबैक है कि ये जो क्रॉनिक एक्सुडेट होते हैं ना, मतलब जो स्लो रिलीज होता है उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो एक्यूट होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो एक्सुडेट होंगे उनको नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग्स हैं। ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं जो ब्राउन सीवीड से हमारे पास डिराइव किए जाते हैं। इसका और मैकेनिज्म इनके बता अंदर सकेंगे आप? किसका सर? कैसे कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग कैसे जो है ना एब्जॉर्ब करती हैं एक्सुडेट को? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था शायद। जी सर बताया था, लेकिन वो सॉल्ट मैंने ऑफ नहीं किया। एल्जिनिक एसिड, कैल्शियम एल्जिनेट जो है ना वो यूज होते हैं, वो आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा ना, उसमें है। और जो सोडियम आयंस जो होते हैं ना सुना था लेक्चर। वो एक्सुडेट में सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, तो कैल्शियम एल्जिनेट की जो ड्रेसिंग है उसमें कैल्शियम आयन जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है विद सोडियम आयन, और वो सोडियम एल्जिनेट बन जाता है। सोडियम एल्जिनेट ज्यादा स्वेल करता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम एल्जिनेट, तो इस वजह से जो है ना वो एक्सुडेशन जो है ना उसकी इसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। ज्यादा, यस सर। सर ये मैं देख लूंगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव्स जो है ना आगे ये ना बताएं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्योंकि ना ये हमारे पास टाइम शॉर्ट है जरा। ये तो मैंने सर करवाया ये तो आपने कटिंग करवाई थी ना प्रोटेक्टिव की और प्रोडक्ट फॉर एडहेजन की। ओके सही हो गया। अब है ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज। ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज के अंदर हमारे पास हीमोस्टेटिक प्रोडक्ट्स हैं। हीमोस्टेटिक प्रोडक्ट्स ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो ब्लीडिंग को जो है ना वो रोकने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पे ये थ्रोम्बोजेनिक सर्विस प्रोवाइड करती है, मींस की क्लॉटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फिब्रिन पॉलीमराइजेशन जो है ना करवाते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली प्रोडक्ट्स वहाँ पर होती हैं, कोलेजन स्पॉन्ज पाउडर, जेलेटिन स्पॉन्ज, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज और ऑक्सीडाइज्ड रीजनरेटेड सेलुलोज यूज होते हैं। बोथ नेक्स्ट ठीक है, आपने बता दी एग्जांपल्स। थ्रोम्बिन सॉल्यूशन यस ये किस लिए यूज होते हैं? सर ये भी जो है ना हमारे पास थ्रोम्बिन सॉल्यूशन ये भी उसकी क्लॉटिंग करवाने के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन इनका जो रीजन है ना वो बोवाइन होता है, या फिर जो है ना वो हम वो जिस पर्सन सेम पर्सन से ना वो लेके ना उसका ब्लड, तो उसी के जो फिब्रिन है ना जिसके अंदर वो प्रेसिपिटेट होते हैं उसको इसके साथ यूज कर सकते हैं कंजक्शन के अंदर। ओके ठीक है जी। आगे हमारे पास फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। यस, थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। डिस्पोजेबल स्टेराइल पैक्स नहीं थे और फेस मास्क भी नहीं है। अब है सूचर्स, लिगेचर्स एंड देयर मटेरियल्स। अच्छा ठीक है, हमारे पास सूचर, लिगेचर एंड देयर मटेरियल्स। जो हमारे पास सूचर्स होते हैं ना, जो वुंड एजेस होते हैं, इनको सील करने के लिए अगर हम नीडल यूज करें तो इनको सूचर्स कहते हैं, और अगर जो है हम नीडल्स को ना यूज करें, जो जैसे कि टाइंग ऑफ स्फीयर ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको हम जो है वो लिगेचर कहते हैं। आगे हमारे पास इनकी दो टाइप्स हैं, एब्जॉर्बेबल है और नॉन एब्जॉर्बेबल है। एब्जॉर्बेबल में भी हमारे पास नेचुरल है और सिंथेटिक है। नेचुरल के अंदर सर्जिकल गट जिसको कैट गट भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि क्लासिकल है, और इसके अंदर जो जहाँ से जो इंटेस्टाइन होती है वो शीप या कैटल से मोस्टली जो है ना हम लेते हैं। और इसके आगे दो टाइप है, प्लेन है और ट्रेटेड है। प्लेन का ये है कि इसको ट्राइप ए भी कहते हैं, और इसकी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है क्योंकि ये अनट्रेटेड होती है। और जो हमारे पास ट्रेटेड सर्जिकल गट है इसको टाइप सी भी कहते हैं, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम सॉल्ट्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया होता है, तो और इसको क्रोमिक गट भी हम लोग कहते हैं। आगे हमारे पास सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। इनकी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसको इथाइलिन ऑक्साइड्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड डाला जाता है, जो कि इसकी डिग्रेडेशन को बचाता है। और इसके आगे एक ही टाइप है फेशियल लेटा। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, इनके सिर्फ नाम आप लोगों ने करने हैं, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल और नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के।
और इसके अलावा बाकी आगे जो था मेटेलिक सूचर्स हुए सर ये सर्जिकल नीडल्स। सर्जिकल नीडल्स। अब आप आए, कोई है और है प्रेजेंटर? यस सर सर मरियम ज़हीर नाम है मेरा। जी सर्जिकल नीडल सर, सर्जिकल नीडल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक आई नीडल्स और एक आईलेस नीडल्स। अगर हमारे पास आई नीडल्स होंगी ना तो हमारे पास जो ओपनिंग होनी चाहिए ना टिश्यू की, अगर हम आई नीडल यूज़ कर रहे हैं तो वो इतनी लार्ज होनी चाहिए कि वो इजीली नीडल को भी अकोमोडेट कर रहे और सुचर की जो थिकनेस जो है वो 2 हो। और लेकिन अगर हम आईलेस नीडल यूज़ करते हैं तो ओपनिंग जो है वो सिर्फ इतनी लार्ज होनी चाहिए कि नीडल को अकोमोडेट कर ले और सिंगल सुचर को सिर्फ वो करे वो फॉलो। और इसके बाद आईलेस नीडल्स में हमारे पास इंडिविजुअल स्टैंड जो है वो अटैच्ड होता है नीडल के साथ। और इसमें एक तरह की नीडल्स इस तरह की होती है जो इस तरह मैन्युफैक्चर की जाती हैं कि उनमें एक ओपन चैनल होता है जिसके अंदर स्विचर को हम प्लेस करते हैं और ये जो होता है ना चैनल, ये हमारे स्ट्रैंड के अराउंड स्विच किया होता है हमने। और इसमें एक और टाइप होती है, उसमें हम सीमलेस कहते हैं, जो स्मूथ होती है, जॉइंटलेस, और इसमें एक होल होता है शैंक के अंदर ड्रिल किया हुआ। और पुल आउट को प्रिवेंट करने के लिए शैंक को जो है वो सुचर के साथ फिमली प्रेस किया गया होता है। और इस तरह के जो सुचर्स होते हैं वो एडवांटेज ये होता है कि वो ट्रॉमा को मिनिमाइज करते हैं। और ये सर्जन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है प्लास्टिक और ऑप्थेल्मिक वर्क में भी। और इसमें हम डिफरेंट तरह के जो सुचरिंग मटेरियल होते हैं, कैटगट और अदर मटेरियल्स, वो इसमें हाई डिमांड है बाय सर्जन्स। और इसमें एक रिसेंट इनोवेशन ये है कि जो रिलीज है सुचर का आईलेस नीडल से वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से सर्जन को टाइम नहीं लगता कि वो अब नीडल को कट करें और जो है वो सुचर को रिलीज करवाएं, तो वो एक जेंटल टग से ही वो रिलीज करवा लेते हैं। और दूसरी हमारे पास सुचरिंग टेक्निक है जिसमें हमारे पास सर्जिकल स्टेपलिंग टेक्निक है और इसके अलावा क्लैंपिंग है। और ये सर आपने कहा था बस नेम्स करने हैं इनके। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये जो Elevating आइड और आईलेस नीडल्स हैं इनकी भी बस थोड़ी बहुत जो है ना, मैंने आपको आईलेस नीडल की जी सर। की डिटेल नहीं बताई है। अच्छा, आपने इसमें एक्सप्लेन कर दी चीजें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमारे पास टाइम जो है ना 2 मिनट्स और 40 सेकेंड्स है, तो अब मॉर्निंग की स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं अवेलेबल जिन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी? यस सर। कौन कौन है बच्चे? सर रिदा खलील, सर हाँ। सबीला इजाज, उमर मुस्तफा और आसिफ। अच्छा, चलें जी। जो आप प्रेजेंटर्स का जो पार्ट है ना, बस आप ये मेन हेडिंग्स जो है ना बस वो कर दें ताकि हम इसी मीटिंग में इसको खत्म कर लें। ठीक है, 2 मिनट है बच्चों आप लोगों के पास। शाबाश, स्टार्ट कर। सर सबसे पहले इसमें ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज स्टार्ट ये है कि एक अगर फार्मासिस्ट चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, तो वो सप्लाई कर सकते हैं फार्मेसी से। इसलिए उसको प्रॉपर नॉलेज उन ड्रेसिंग्स का और सारे इंस्ट्रूमेंट्स का होना चाहिए। तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब बताने के लिए। जी, ये भी नेक्स्ट। सर नेक्स्ट ये प्राइमरी वुंड यस सर। ड्रेसिंग। सर यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग होती है। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग में सबसे पहले प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग वो होती है कि जो डायरेक्टली हमारे साथ वुंड के साथ कांटेक्ट करेगी। आपने सिर्फ मेन हेडिंग्स जो है ना बस वो बोलनी है, ठीक है जी। जैसे अब प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग में प्राइमरी वुंड इम्प्रेग्नेटेड और फिल्म ड्रेसिंग, बस इतना बता दें। ओके सर। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग में 3 हमारे पास आते हैं, प्लेन गॉज, इम्प्रेग्नेटेड गॉज, फिल्म ड्रेसिंग। देन सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग है। सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग में हमारे पास ये आगे से एब्जॉर्बेंट्स आते हैं। एब्जॉर्बेंट्स में सर्जिकल कॉटन है, वो नॉन एब्जॉर्बेबल अनब्लीच्ड हो सकती है, नॉन एब्जॉर्बेंट ब्लीच्ड एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन, इसमें रेयॉन भी आती है। सर दैट इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। आगे खौला प्रोसीड करेगी। थैंक यू वेरी मच जी। खौला प्लीज सिर्फ हेडिंग्स, मुझे पता है आप अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट से भी कम रहेगा, कभी भी ये मीटिंग जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. Okay. So, Assalamualaikum everyone. This is Khala Abid here. My part is from surgical causes. They are also referred as absorbent causes.
और ये हमारे पास जो दिखा हुआ है ये नॉन वूवन सर्जिकल गॉज थी बेसिकली